हमने पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को पढ़ लिया है और अब ज़रूरी है कि उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए हम उनके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी करें। तो इस वीडियो में मैं इस सैम्पल प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ, जो अगेन हेलिडे रेज़निक और क्रेन की बुक से है। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसको समझना, ताकि हमें पता चल सके कि हमने जो डेफिनेशंस पोजीशन वेक्टर की, वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की पढ़ी हैं, उनको हम कैसे यूज़ करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट ये है, अ पार्टिकल मूव्स in the xy plane so that its x and y coordinates vary with time according to x equals at cube plus bt and y equals ct squared plus d, where a equals 1 meters per second cube and b equals minus 32 meters per second, c equals 5 meters per second square and d equals 12 meter. Find the position, velocity and acceleration for the particle when टाइम इज़ 3 सेकेंड्स। तो हमारे पास पार्टिकल की एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, यानी ये बताया गया है कि पार्टिकल एक 2 डायमेंशनल प्लेन में किस तरह मूव कर रहा है। जब उसके कोऑर्डिनेट दिए होते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम पार्टिकल को ट्रेस कर सकते हैं कि वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है। और हमें कहा गया है कि जब 3 सेकंड गुजर जाते हैं तो आप ये बताएं कि उस 3 सेकंड के बाद पार्टिकल की पोजीशन क्या है, ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू सम रीजन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसकी वेलोसिटी क्या है उस पॉइंट के ऊपर, और उसका एक्सेलरेशन क्या है उस पॉइंट के ऊपर। कुछ और चीज़ें जो स्टेटमेंट में नोट करने की हैं वो ये हैं कि हमारे पास ये जो एक्स और वाई दिए हुए हैं, अगर आप देखें तो ये एक्स ऑफ टी है। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट टाइम के साथ तब्दील हो रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट टाइम के साथ तब्दील होने का मतलब है कि चूँकि वो मूव कर रहा है तो उसका एक्स एक्सिस के अलांग जो फासला है वो टाइम के साथ मूव कर चेंज हो रहा है। और सिमिलरली वाई एफ टी का ये मतलब है कि उसका जो फासला वाई एक्सिस के अलांग है वो भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ नोट करने की है वो ये 4 कांस्टेंट्स हैं, ए बी सी और डी। और अगर आप इन कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ तो खैर उन्होंने कुछ ना कुछ लेनी ही है, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली अगर उनके आप यूनिट्स के ऊपर देखें तो वो आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बता रहे हैं। मिसाल के तौर पे जो कांस्टेंट ए के यूनिट हैं वो है मीटर पर सेकंड क्यूब। अब आपने यकीनन मीटर पर सेकंड क्यूब अब तक किसी ऐसी क्वांटिटी के यूनिट नहीं पढ़े होंगे, कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं पढ़ी होगी जिसके यूनिट्स मीटर पर सेकंड क्यूब हों। तो फिर ये ए हमें क्या बता रहा है, क्यों इसको यूनिट्स मीटर पर सेकंड क्यूब दिए गए हैं। उसके लिए अगर आप गौर करें तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है पार्टिकल का, ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास पोजीशन है पार्टिकल की, यानी इसकी जो डायमेंशंस हैं वो लेंथ की हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब आप फिज़िकल क्वांटिटीज़ को स्टडी करते हैं तो इक्वेशन की लेफ़्ट साइड पे जो क्वांटिटी आ रही हो, राइट हैंड साइड पे भी उसी क्वांटिटी को आना चाहिए। जब मैंने डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में तो ये बातें बताई थी। तो अब देखें कि ए टी क्यूब है हमारे पास फर्स्ट टर्म। इसका मतलब है कि इस पूरी ए टी क्यूब टर्म के जो डायमेंशंस हैं वो लेंथ की होनी चाहिए, बिल्कुल जो लेफ़्ट हैंड साइड की हैं। और इसी वजह से जो ए की डायमेंशंस हैं या यूनिट्स हैं वो मीटर पर सेकंड क्यूब है, क्योंकि जब हम टाइम के यूनिट्स पुट करेंगे तो वो टी क्यूब है तो वो सेकंड क्यूब आएंगे। और वो सेकंड क्यूब, इस सेकंड क्यूब जो ए के यूनिट्स के डिनोमिनेटर में है इससे कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो यूनिट्स बच जाएंगे वो सिर्फ मीटर बच जाएंगे, और लेफ़्ट हैंड साइड जो है उसके यूनिट्स भी मीटर है। सेम इज़ द केस विद बी। यहाँ पे बी टी है तो इसका मतलब है कि टाइम कैंसिल होना चाहिए, तो बी के यूनिट्स डेफिनेटली हमारे पास मीटर पर सेकंड होने चाहिए और वो मीटर पर सेकंड ही हैं। सेम इज़ द केस विद सी। अब सी के साथ अगर आप देखें वाई कोऑर्डिनेट की इक्वेशन में तो टाइम स्क्वेयर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब है हमारे पास डिनोमिनेटर में सी के यूनिट्स जो हैं वो मीटर पर सेकंड स्क्वेयर होने चाहिए ताकि सेकंड स्क्वेयर कैंसिल हो जाए, और वाई के यूनिट हमारे पास राइट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म में सिर्फ मीटर बने। इन शॉर्ट उन्होंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में इस चीज़ को श्योर किया है कि अगर लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास कोई ऐसी क्वांटिटी आ रही है जिसकी डायमेंशंस लेंथ की हैं तो उसकी राइट हैंड साइड पे भी हर टर्म के अंदर लेंथ की ही डायमेंशंस आएँ। और बिल्कुल यही चीज़ मैंने आपको बताई थी जब डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा रहा था मैं, कि डायमेंशनल एनालिसिस जो है ये एक
तरीका है जो हमें ये बता रहा होता है कि हमारी जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है, यानी जो फिज़िकल क्वांटिटी लेफ़्ट हैंड साइड पे आ रही है वही फिज़िकल क्वांटिटी राइट हैंड साइड पे भी आनी चाहिए। मैंने काफ़ी मिनट्स इस प्रॉब्लम के सिर्फ उसकी स्टेटमेंट को समझने पे लगा दिए हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरा मानना है कि जब तक स्टेटमेंट अच्छी तरह समझ ना आए उस वक्त तक हम प्रॉब्लम को नहीं कर सकते। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको आगे भी याद रखना चाहिए कि जब भी कोई फिज़िकल क्वांटिटी दी होती है, किसी फिज़िकल क्वांटिटी का फार्मूला दिया होता है, तो जो लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्वांटिटी आ रही हो उसकी डायमेंशंस राइट हैंड साइड की हर टर्म में मैच करनी चाहिए, और ये बात आपको हमेशा याद में रखनी, जहन में रखनी होगी। अब चलें, अब इस फार्मूला को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और हमें कहा गया है कि पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करें। तो पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करना या उसकी पोजीशन कैलकुलेट करना आसान है। हमें पता है कि हम जो पोजीशन लिखते हैं किसी भी पार्टिकल की या किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो आर वेक्टर किसके इक्वल होता है, एक्स टाइम्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई टाइम्स जे यूनिट वेक्टर। जे यूनिट वेक्टर और वाई के ऊपर वाई है, ठीक है। ये एक्स और वाई जो हैं ये असल में पोजीशन वेक्टर के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, और इनकी वैल्यूज़ एक्स और वाई की वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं, तो हम आसानी से पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं सिंपली एक्स और वाई की वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट करके। तो एक्स की वैल्यू है ए टी क्यूब, तो ये बन जाएगा ए टी क्यूब प्लस बी टाइम्स टी, और इस सारे के जो यूनिट वेक्टर है वो आई यूनिट वेक्टर है, यानी ये वाला एक्स कंपोनेंट है, प्लस अब हमने वाई ऑफ टी की वैल्यूज़ पुट करनी है, तो जो है सी टी स्क्वायर प्लस डी, और इस सारे के जो यूनिट वेक्टर है इसका वो जे है, यानी ये वाई कंपोनेंट है। तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर का फार्मूला आ गया है इन जनरल, ठीक है। अब हमने टाइम टी इक्वल्स 3 सेकंड के ऊपर बताना है कि उसकी पोजीशन क्या है, तो 3 सेकंड के ऊपर हम उसकी पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली टाइम की 3 पुट करके। तो टाइम की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो एट टी इक्वल्स 3 सेकंड्स हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, इसमें अगर आप 3 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 3 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई ए है, और ए की वैल्यू जो है हमारे पास वो कितनी है, 1 है, तो ये बन जाएगा 3 क्यूब। तो इसको मैं सिंपली 3 क्यूब ही लिखने वाला हूँ, 3 क्यूब प्लस बी की वैल्यू जो है वो -32 है, तो ये बन जाएगा -32, और बी के साथ हमारे पास टाइम है, और टाइम हम 3 सेकंड के ऊपर चेक कर रहे हैं, तो ये -32 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये ब्रैकेट्स बंद और साथ में आई यूनिट वेक्टर, प्लस अब हमने वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यूज़ पुट करनी है टाइम टी इक्वल्स 3 के ऊपर। सी की वैल्यू हमारे पास 5 है और टी स्क्वेयर्ड है, तो वो बन जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वेयर्ड, प्लस डी की वैल्यू जो है वो हमारे पास 12 है, तो ये सिंपली 12 आ जाएगा, और इसके साथ आ जाएगा हमारे पास जे यूनिट वेक्टर। अब हमने इसको सिंपली अलजबरा को सॉल्व करना है, तो आर इक्वल्स 3 क्यूब जो है वो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 ये 27 बनता है, और 3 मल्टीप्लाइड बाई 32 जो है ये बनता है 96। तो 96 माइनस का है, 27 प्लस का है, तो ये बनेगा -69 आई यूनिट वेक्टर, प्लस 5 टाइम्स 3 स्क्वेयर 9 होता है, 9 टाइम्स 5 45 प्लस 12 57, तो ये बन जाएगा प्लस 57 जे यूनिट वेक्टर, और ये हमारे पास उस पार्टिकल की पोजीशन आ गई है। आप अब यहाँ से उसकी मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, ठीक है, लेकिन हमारे पास ये उस पार्टिकल की पोजीशन आ गई है एट टाइम टी इक्वल्स 3। अब हमने इसी टाइम के ऊपर उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, और इसी टाइम के ऊपर उसका एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करना है। मैंने कहा था कि ये वाली जो इक्वेशन है, ये जो पोजीशन वेक्टर की हमने जनरल इक्वेशन लिखी है, दिस इज़ द मेन इक्वेशन। जब हमने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो हमें पता है कि जो वेलोसिटी है वो पोजीशन वेक्टर का टाइम डेरिवेटिव होता है। तो वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, वेलोसिटी के लिए हम v जो है वो किसके इक्वल होता है, डी आर डिवाइड बाई डी टी के।
तो इस इक्वेशन में अगर हम r का टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें इस राइट हैंड साइड का भी टाइम डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, यानी इसका और इस टर्म का। तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स टी स्क्वेयर्ड प्लस b इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस 2 टाइम्स सी टी जे यूनिट वेक्टर। जो d है ये कांस्टेंट है और इसके साथ टाइम नहीं है, तो जब d का आप डेरिवेटिव लेंगे, टाइम डेरिवेटिव लेंगे, तो वो ज़ीरो आएगा। तो ये हमारे पास वेलोसिटी की एक्सप्रेशन आ गई है और यहाँ से हम रीड आउट कर सकते हैं आसानी के साथ कि ये वाला जो कंपोनेंट है, जो आई यूनिट वेक्टर का कोफिशेंट है, वो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है, और जो जे यूनिट वेक्टर का कोफिशेंट है वो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है। तो हम वेलोसिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं एट टाइम t इक्वल्स 3 सेकंड्स के ऊपर। तो जो हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर बनेगा वो बनेगा, टाइम t इक्वल्स 3 पुट करेंगे तो 3 स्क्वेयर्ड जो है 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 27 प्लस b जो है उसकी वैल्यू है -32। तो ये बन जाएगा 27 -32 आई यूनिट वेक्टर प्लस 2 टाइम्स सी की वैल्यू 5 है और टाइम 3 है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 15 प्लस मल्टीप्लाइड बाई 2 30। तो ये बन जाएगा प्लस 30 जे यूनिट वेक्टर। सही है। तो ये हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यूज़ भी आ गई हैं। इसको एक स्टेप में और सिंप्लीफाई कर लें। 27 - 32 जो है वो होता है -5। तो ये -5 आई यूनिट वेक्टर प्लस 30 जे यूनिट वेक्टर, ये हमारे पास वेलोसिटी की भी वैल्यू आ गई। और अगेन आप आसानी से वेलोसिटी के एक्स और वाई कंपोनेंट यहाँ से रीड ऑफ कर सकते हैं। तो हमने वेलोसिटी और पोजीशन उसकी कैलकुलेट कर ली है टाइम t इक्वल्स 3 सेकंड के ऊपर। अब हमने उसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। सो लेट्स कैलकुलेट एक्सेलरेशन। जो हमने थर्ड चीज़ कैलकुलेट करनी थी वो है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव लेके, और जो वेलोसिटी है वो ये वाला है जनरल फार्मूला इन टर्म्स ऑफ टी। तो जब आप इसका टाइम डेरिवेटिव लेंगे, यानी जो एक्सेलरेशन है वो होगा ए फैक्टर इक्वल्स डी वी बाई डी टी। और आप अगर इस एक्सप्रेशन का आप टाइम डेरिवेटिव लें तो 3t स्क्वेयर का डेरिवेटिव 6t आएगा, 6t प्लस इस b का टाइम डेरिवेटिव अब ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि b जो है वो कांस्टेंट है, टाइम डिपेंडेंट नहीं है। तो ये 6t टाइम्स आई यूनिट वेक्टर प्लस हमारे पास था 2ct, तो इसका डेरिवेटिव सिर्फ आएगा 2c प्लस 2c जे यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन की जनरल एक्सप्रेशन आ गई है। अब अगर हम एक्सेलरेशन टाइम t इक्वल्स 3 सेकंड के ऊपर चेक करना चाहते हैं तो एट t इक्वल्स 3 सेकंड्स जो एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल आएगा, टाइम को 3 पुट करेंगे तो ये बनेगा 18i। तो ये बनेगा 18 आई यूनिट वेक्टर प्लस 2 टाइम्स सी, उसमें टाइम डिपेंडेंस नहीं है और सी की वैल्यू 5 थी, तो ये बनेगा +10 जे यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी आ गया। और अगेन जो आई का कोफिशिएंट है वो एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट है और जो वाई का कोफिशिएंट है वो एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट है। ठीक है, यानी ये वाला जो कंपोनेंट है हमारे पास, ये 18 जो है ये किसकी वैल्यू है, ए एक्स की, और जो 10 है ये किसकी वैल्यू है, ए वाई की। एंड सिमिलर इज़ द केस फॉर वेलोसिटी एंड पोजीशन वेक्टर के उनके एक्स और वाई कंपोनेंट्स क्या हैं। तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है एट टाइम t इक्वल्स 3 सेकंड के ऊपर, और हमें यही चाहिए था। सही है, लेकिन let's evaluate this problem graphically, which gives us more insight into the motion of the particle के particle जो है वो किस तरह की motion परफॉर्म कर रहा है। और इस तरह की इंसाइट लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बिल्कुल फर्स्ट कोर्स है आपकी फ़िज़िक्स की इस जर्नी का। तो आपको सारी चीज़ों को इन डेप्थ समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होंगी तो आप आगे चल के जो ज़्यादा एडवांस्ड कोर्सेज़ पढ़ने वाले हैं
उनमें आपको आसानी होगी। तो लेट्स लुक एट द ग्राफिकल व्यू ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो लेट्स लुक एट graphical view of the प्रॉब्लम। और ये ज़रूरी है हमारे लिए। तो ग्राफ हम कैसे प्लॉट करते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि जैसे जैसे टाइम ज़ीरो से ऊपर जा रहा है वैसे वैसे पार्टिकल जो है वो किस तरह की मोशन परफॉर्म कर रहा है, यानी उसकी ट्रेजेक्ट्री जो है वो किस तरह की बन रही है। तो ग्राफ प्लॉट करना आपको पता है कि एक ही तरीका है हमारे पास कि हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक्स लेते हैं, उसके नीचे वाई लेते हैं और हम इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं मुख्तलिफ़ टाइम्स के ऊपर। टाइम t = 0 के ऊपर, t = 1 के ऊपर, t = 2, t = 3, t = 4। चलें, इतनी वैल्यूज़ हमारे लिए काफ़ी हैं। और ये ऑफ कोर्स टाइम के यूनिट्स जो हैं वो सेकंड हैं, तो डोंट फॉरगेट दिस। ये सारे जो यूनिट्स हैं ये सेकंड्स में हैं। लेट मी राइट इट लाइक दिस। ओके, तो अब हमारे पास एक्स और वाई कोफिशिएंट्स जो थे वो यहाँ पे दिए हुए थे प्रॉब्लम में, ये रहे। तो इसमें अगर हम t को 0 पुट करें तो t³ इसमें भी आ रहा है, t इसमें भी आ रहा है। तो टाइम t = 0 जो उसका x कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। तो टाइम t = 0 के ऊपर x 0 है। लेट्स लुक एट y। और अगर हम y को देखें तो ये टर्म 0 हो जाएगी और d जो है उसकी वैल्यू है 12। तो जो y की वैल्यू आ रही है टाइम t = 0 के ऊपर वो 12 है। इसी तरह अगर आप सारी वैल्यूज़, अब हम बार बार ऊपर नीचे फार्मूला को देखने के लिए टाइम नहीं वेस्ट करते। अगर आप इसी तरह टाइम t = 1 पुट करें एक्स और वाई के फार्मूलाज में तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं वो -31, 17, -56, 32 for y, then for x at time t = 3 seconds, it's -69 plus 57 for y, and then time t = 4 -64 for x and 92 for y कोऑर्डिनेट। और ऑफ कोर्स यूनिट्स जो हैं वो इन एक्स और वाई के मीटर्स हैं। तो अब हमने इसको प्लॉट करना है। सो लेट्स प्लॉट इट हेयर। फर्ज करें कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये है हमारा वाई एक्सिस एंड वी वांट टू प्लॉट इट। और ये वाला जो पॉइंट है ऑफ कोर्स ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा ओरिजिन है। 0 0, एक्स का भी 0 और वाई का भी 0। और जो मैं यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम वो इस तरह है कि लेट मी मेक इट हेयर इन द कॉर्नर। वो इस तरह है कि जो मेरा पॉजिटिव एक्स है वो टुवर्ड्स राइट है और पॉजिटिव वाई जो है वो टुवर्ड्स वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। अब ज़रा देखें कि मैंने एक्स को पॉजिटिव एक्स जो है वो टुवर्ड्स राइट लिया है और वो आपको समझ आ रही होगी। और मैंने जो लाइन लगाई है ज़्यादा वो नेगेटिव की तरफ लगाई और उसकी रीज़न ये है कि एक्स की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो नेगेटिव हैं। तो वी नीड द नेगेटिव साइड ऑफ एक्स। चलें, तो हम अब ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमने स्केलिंग करनी है। लेट्स से दिस इज़ 10 ग्रेडिंग। So let's try to make it equal, and I hope they are now equal. 1 2 3 4 5 6 7. Let's increase the length 8 9. Okay, तो ये हमारे पास x की ग्रेडिंग है। Let's grade our y axis. So let's try to make it equal ताकि हमारा ग्राफ जो है वो अच्छा बने। हमें y के ऊपर ज़्यादा लाइंस चाहिए क्योंकि y जो है वो 92 तक जाता है। लेट्स एनहांस इट। लेट्स सी व्हाट वी गॉट हियर। सो लेट्स से दिस इज़ 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50, 60, 70, 80, 90,
100. Good. And then for x-axis, this is -10, -20, -30, -40, -50, -60, -70 एंड हमें ऐसा ही कुछ चाहिए। तो ये हमारा है एक्स एक्सिस और इसके जो यूनिट्स हैं वो मीटर्स हैं और जो वाई एक्सिस है उसके यूनिट्स भी मीटर हैं। लेट मी कैलिब्रेट आवर कोऑर्डिनेट एक्सिस। चलें, अब हम तैयार हैं एक्स और वाई का प्लॉट ड्रा करने के लिए। और प्लॉट ड्रा करने की अगर आप गौर करें तो जब एक्स ज़ीरो है तो वाई की वैल्यू है +12। तो हमारा जो पहला पॉइंट आएगा वो ज़ीरो के कॉरस्पॉन्डिंग इस जगह पे आएगा। लेट मी मेक द पॉइंट्स येलो। वो इस पॉइंट के ऊपर आता है, बिल्कुल वाई एक्सिस के ऊपर। उसके बाद जो दूसरी वैल्यू है फॉर एक्स इक्वल्स -31, जो वाई है वो 17 है। तो हमारे पास जो -31 है वो तकरीबन इस जगह पे बनता है, बिल्कुल 30 के करीब। तो -31, लेट मी चूज़, ओके, सो -31 इज़ हेयर, ओके, लेट्स मेक इट लेस, ओके। ये है -31 और जो y है वो कितना है, तकरीबन 17 है। लेट्स से कि वो इधर है, तो इधर अब हमारा आएगा +17। लेट मी एक्चुअली अगेन मेक इट लाइक दिस, और ये आ गया हमारा लेट्स से +17। इसका मतलब है कि हमारा जो दूसरा पॉइंट आ रहा है वो इस जगह पे है। जो तीसरा पॉइंट आएगा हमारा वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, x इक्वल्स -56, y इक्वल्स 32। तो 56 हमारा तकरीबन इधर आएगा इस पॉइंट के ऊपर और 32 इस पॉइंट के ऊपर आएगा। तो लेट्स सी, सो ये रहा हमारा 56 एंड 32 जो है वो तकरीबन इधर आएगा। तो लेट मी ड्रॉ इट हियर। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है उसके बाद x -69 और y जो है वो +57। तो -69 जो बिल्कुल 70 के करीब है यहाँ पे लेट्स से, और 57 है y के लिए। लेट्स से दिस इज़ 57, सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज़ आवर फोर्थ पॉइंट। एंड द फिफ्थ पॉइंट वुड बी -64 and 92, -64 फॉर x। अब देखें इंटरेस्टिंगली x का जो पांचवा पॉइंट है वो कम हो गया है, 69 से कम हो के 64 हो गया है। तो ये 64 तकरीबन इधर आएगा। लेट मी गो अप, ठीक है। और जो 92 है वो यहाँ से स्टार्ट होगा लेट्स से, क्योंकि अब बिल्कुल एग्जैक्ट सेम तो नहीं है लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारे पॉइंट्स आए हैं और इन पॉइंट्स के ऊपर अब हम हमारा अपना ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। और अगर हम इस पहले पॉइंट से शुरू करें, लेट मी ट्राई टू मेक इट एज गुड एज आई कैन, एंड हमारा जो ग्राफ है वो तकरीबन इस तरह जा रहा है। इज़ दिस गुड इनफ? नो, इट्स नॉट गुड इनफ। लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। तो हमारा जो प्लॉट है वो इन पॉइंट से गुज़रता हुआ इधर जा रहा है। चलें, अब ये कुछ बेहतर है। तो ये हमारा प्लॉट है और देखें ये वाली जो लाइन थी, ये वाली जो लाइन थी, ये t इक्वल्स 3 सेकंड की दी थी। तो इसका मतलब है t इक्वल्स 3 सेकंड हमारा पार्टिकल इस पॉइंट के ऊपर है। सही है, लेट मी मेक इट पिंक। तो ये है हमारे पार्टिकल की लोकेशन एट t इक्वल्स 3 सेकंड। और अब मैं ड्रॉ करने वाला हूँ पोजीशन वेक्टर। जो पोजीशन वेक्टर है, और मैं पोजीशन वेक्टर को लेट मी मेक द पोजीशन वेक्टर इन रेड। तो जो पोजीशन वेक्टर है वो ओरिजिन से इस पॉइंट तक है। सो दिस इज़ आवर पोजीशन वेक्टर r, और इसके x और y कंपोनेंट्स आप ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं। x कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि आप देख सकते हैं नेगेटिव साइड पे है। y कंपोनेंट पॉजिटिव साइड पे है। एंड लेट मी गो अप एंड शो यू x कंपोनेंट -69, y कंपोनेंट +57। तो ये बात साबित हो गई। अब आते हैं वेलोसिटी की तरफ कि इस पॉइंट के ऊपर जो हमारी वेलोसिटी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, वो किस सीमत में होगा। और मैं यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए प्रूव करना चाहता था एक्चुअली ये सारा कुछ करके।
तो वेलोसिटी के लिए, डायरेक्शन के लिए हमें एंगल चाहिए, और हमारा वेलोसिटी का ये फार्मूला है जो हमने ड्राइव किया है। ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट है और ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट है जो -5 है। तो एंगल लेने के लिए क्या करते हैं, थीटा इक्वल्स वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी का एंगल लेने के लिए लेट्स कॉल इट थीटा v इक्वल्स tan इनवर्स vy डिवाइड बाई vx। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स वी वाई, और वी एक्स की वैल्यूज़ चाहिए मुझे। वी वाई की वैल्यू जो है वो है 30 और जो वी एक्स की वैल्यू है वो है -5, और वी एक्स जो है ये कोसाइन थीटा वाला कंपोनेंट होता है, और माइनस बता रहा है कि कोसाइन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो इसका मतलब है वेलोसिटी वेक्टर जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो हम एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपली हम एंगल कैलकुलेट करते हैं 30 डिवाइड बाई 5, और क्या कर देंगे एंड पे जो एंगल आएगा उसको 180 में से माइनस कर देंगे। ये बातें भी मैंने इस चैप्टर के स्टार्ट में आपको बताई हैं। तो हमारे पास जो वेलोसिटी का एंगल आता है, थीटा जो आता है हमारे पास, वो आता है 80.5 डिग्रीज, और जो रियल एंगल आएगा लेट्स कॉल दैट फाई, एंड दैट शुड बी देन बिकॉज इट्स इन सेकंड क्वाड्रेंट, दैट शुड बी 180 माइनस 80.5, एंड दिस इज़ 99.5 डिग्रीज। तो इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 99.5 डिग्रीज बनाती है। नाउ हियर इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन था ना, ये आप किसी भी पॉइंट के ऊपर ले सकते हैं, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, आपने सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करने हैं। So let me choose a totally different color. I haven't used green. So let me choose a green. और मैं अब यूँ कर रहा हूँ कि ये मैंने अपना x और y एक्सेस इस ग्रीन में, ये मेरा अब x एक्सेस है जो ग्रीन है, और ये जो है ये वाला ग्रीन वर्टिकल जो है ये y एक्सेस है। ठीक है, और अब मैं कलर यूज़ करूँगा लाइट पर्पल, और इससे मैं वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करूँगा। अब अगर मैं इस एक्स एक्सेस से मेजर करना शुरू करूं तो ये बनता है 90, क्योंकि एक्स और वाई एक्सेस के लॉन्ग जो एंगल होता है वो 90 होता है, और वेलोसिटी कितना एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सेस के साथ 99.5। तो इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी वेक्टर है वो इस पॉइंट के ऊपर टाइम t इक्वल्स 3 के ऊपर इस डायरेक्शन में है v, ये हमारा है वेलोसिटी वेक्टर एट टाइम t इक्वल्स 3 के ऊपर। अब रह गया एक्सेलरेशन वेक्टर। तो एक्सेलरेशन वेक्टर का एंगल भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट मी कॉल इट थीटा ए, और ये होगा tan इनवर्स ए वाई डिवाइड बाई ए एक्स, क्योंकि अब हम एक्सेलरेशन का एंगल ले रहे हैं। तो ये बनेगा tan इनवर्स ए वाई डिवाइड बाई ए एक्स, और ये रहे ए के कंपोनेंट, जो y है वो +10 है, जो x है वो +18 है। और देखें वी एक्स ए एक्स और ए वाई दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी जो एंगल आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और इसका मतलब है हम सिंपली tan इनवर्स कैलकुलेट करेंगे 10 डिवाइड बाई 18, जो भी हमारे पास आता है वो क्या होगा, वही एंगल होगा रियल जो एक्सेलरेशन वेक्टर बनाता है, और इस एंगल की वैल्यू आती है 29 डिग्री, 29 डिग्रीज। तो जो एक्सेलरेशन है इस पॉइंट के ऊपर, एक्सेलरेशन वेक्टर किस तरफ एंगल बनाएगा, लेट मी यूज़ पर्पल फॉर दिस, आई हैव यूज्ड रेड, आई हैव यूज्ड लाइट पर्पल, एंड लेट मी गो विद पिंक। तो जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो इस पॉइंट के ऊपर लेट्स से इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये है हमारा एक्सेलरेशन वेक्टर, और ये एंगल जो एक्सेलरेशन इस ग्रीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है ये कितना है 29 डिग्रीज, जो हमने कैलकुलेट किया है। अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो इतना सारी ये कैलकुलेशन करने के बाद मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, ओ बाय द वे आप यहाँ से पोजीशन वेक्टर जो है वो ये वाला पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो आप इसी लाइन को आगे एक्सटेंड करके पोजीशन वेक्टर देख सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, और पोजीशन वेक्टर का एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये एंगल आता है 140.4 डिग्रीज। आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास पोजीशन वेक्टर के भी एक्स और वाई कंपोनेंट्स मौजूद हैं एनीवे। लेकिन अब जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पोजीशन वेक्टर जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर हम इस लाइन को मैं आगे एक्सटेंड कर दूं तो ये है पोजीशन वेक्टर रेड वाला, और इस पॉइंट के ऊपर देखिए टाइम t इक्वल्स 3 सेकंड के ऊपर
पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तीनों मुख्तलिफ डायरेक्शन की तरफ हैं, सही है। एंड दिस इज़ दी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, और ये पॉइंट आपको ये बता रहा है कि आल्दो आपको पोजीशन दी हुई थी पार्टिकल की, कोई टाइम डिपेंडेंट पोजीशन, और आपने उसको टाइम t=3 सेकंड के ऊपर कैलकुलेट करना था, और हमें पता है कि हम वेलोसिटी जो है वो पोजीशन से कैलकुलेट करते हैं और एक्सेलरेशन जो है उसको वेलोसिटी से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन स्टिल इन तीनों क्वांटिटीज़ की जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, यानी एक दूसरे के डेरिवेटिव हैं, इन तीनों की जो डायरेक्शंस हैं वो मुख्तलिफ हैं, ठीक है। इसका सिंपली मतलब ये है कि आप इन जनरल पोजीशन से वेलोसिटी की डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड नहीं कैलकुलेट कर सकते, यानी ये नहीं कह सकते कि जिस डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर है उसी डायरेक्शन में उस पॉइंट के ऊपर उसका वेलोसिटी वेक्टर भी होगा, 2 डायमेंशनल केस में, ठीक है। और आप ये नहीं कह सकते कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर है उसी डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन वेक्टर भी होगा, ठीक है। एंड नाउ लेट मी गिव यू वन फाइनल आर्गूमेंट कि ऐसा क्यों होना चाहिए, क्यों जिस डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर है उसमें वेलोसिटी वेक्टर नहीं होना चाहिए इन जनरल, या फिर जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन वेक्टर है उसमें वेलोसिटी वेक्टर नहीं होना चाहिए, या वेलोसिटी अगर है तो एक्सेलरेशन एक मुख्तलिफ डायरेक्शन में होगा। उसकी रीज़न ये है कि जो ये तीनों क्वांटिटीज़ हैं ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, और ये जो मैं बात बताने जा रहा हूँ ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ के ऊपर लागू होगी। जब आपके पास पोजीशन दी हुई थी तो आपने उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट किया। डेरिवेटिव आप अपनी कॉलेज की सेकंड ईयर की मैथ में पढ़ चुके होंगे, ये चेंज बताता है कि किसी एक पॉइंट के ऊपर पोजीशन वेक्टर किस तरह चेंज हो रहा है। पोजीशन वेक्टर टाइम डिपेंडेंट था, जब उसने आपने उसका डेरिवेटिव लिया तो वो उस पोजीशन में तब्दीली को बताएगा, और वो तब्दीली दो तरह की होती है, एक मैग्नीट्यूड की और दूसरी डायरेक्शन की, ठीक है। तो ये बता रहा है कि जो जिस रेट से पोजीशन में तब्दीली आ रही है वो रेट मुख्तलिफ है वेलोसिटी के लिए, एंड सेम इज़ द केस फॉर एक्सेलरेशन। सो इससे आप ये नतीजा अखज़ नहीं कर सकते कि जिस डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर है वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में होगी, या फिर जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर है एक्सेलरेशन वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में होगा। इन तीनों क्वांटिटीज़ की जो हमने एक का डेरिवेटिव लेके दूसरी हासिल की है, इन जनरल इनकी मैग्नीट्यूड्स और डायरेक्शन किसी भी एक पॉइंट के ऊपर मुख्तलिफ हो सकती हैं। दैट्स इट।